एक कुली समझकर जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था, वह असल में एक भ्रष्ट नौसैनिक अड्डे की जांच करने आई नौसेना कमान की मुख्य जांच अधिकारी थी। उसका नाम अदिति सिंह था। वह सिर्फ सतही भ्रष्टाचार की परतों को ही नहीं, बल्कि एक दशक से भी ज्यादा समय से दबाई गई एक सैनिक की दर्दनाक मौत की सच्चाई को उजागर करने आई थी। यह कहानी एक इंसान के अटूट न्याय के संकल्प की है, जो झूठी सत्ता को घुटनों पर ला देता है और भुला दिए गए सच को दुनिया के सामने स्थापित करता है। समुद्र को निगल जाने वाली घनी धुंध ने पूरे धूम्रवत द्वीप को अपनी आगोश में ले लिया था। नमक की नमी से भरी हवा फेफड़ों में घुसकर सीटी जैसी आवाज पैदा कर रही थी। बंदरगाह पर खड़े लैंडिंग क्राफ्ट का इंजन बंद होते ही द्वीप पर पसरे सन्नाटे को केवल समुद्री पक्षियों की अजीब और कर्कश चीखें भंग कर रही थीं। आईएनएस त्रिशूल के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर विक्रम राठौर अपनी वर्दी के कॉलर के बटन को ठुड्डी तक बंद करते हुए बेचैनी से माथे पर आई सिलवटें मिटाने की कोशिश कर रहे थे। जब से कमान मुख्यालय से आदेश आया था कि नई मुख्य जांच अधिकारी के स्वागत के लिए उन्हें खुद जाना होगा, तभी से उनका मन खट्टा हो गया था। उन्हें यकीन था कि वह भी पहले के अधिकारियों की तरह कुछ कागजात देखकर वापस चली जाएगी, और इसके लिए पूरे अड्डे का इस तरह हरकत में आना उन्हें हास्यास्पद लग रहा था। लैंडिंग क्राफ्ट का रैंप एक भारी आवाज के साथ नीचे आया और सबसे पहले जमीन पर एक जोड़ी लड़ाकू जूते पड़े। इसके बाद जो शख्स सामने आया वह पीठ पर भारी साजो सामान लादे एक साधारण नाविक था। उसका कद छोटा था और कंधे सामान के बोझ से झुके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल गिर पड़ेगा। विक्रम राठौर ने मन ही मन सोचा, क्या इस मरियल से दिखने वाले को कुली बनाकर भेजा है? खुद कितनी बड़ी तोप होंगी। वह अहंकार से भरे भाव से उस नाविक की ओर बढ़ा। विक्रम राठौर की आवाज बंदरगाह की धुंध को चीरती हुई निकली, भारी और अधिकारपूर्ण। नाविक ने सिर उठाया। पसीने से भीगे बालों के नीचे उसका चेहरा युवा था, लेकिन उसकी आंखों में धुंध जैसी ही गहराई और शांति थी। राठौर को उसकी यह निडरता पसंद नहीं आई। तुम्हारा साहब कहाँ है? कछुए की तरह क्या रेंग रहे हो? क्या यह द्वीप कोई पर्यटन स्थल लगता है? उसने नाविक के कंधे पर उंगली से थपथपाते हुए कहा। यह सीधे सीधे अपमान था। नाविक बिना कुछ कहे विक्रम राठौर की आंखों में घूरता रहा। उसकी नजरों में डर या आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि एक पर्यवेक्षक जैसी ठंडी परख थी। बदतमीज! राठौर ने मन में गाली दी और अपनी आवाज को और भारी किया। सुना नहीं? तुम्हारे साहब जो नए जांच अधिकारी आए हैं वह कहाँ हैं? लगता है नाव में समुद्री बीमारी से परेशान हैं। चलो उन्हें खींचकर बाहर लाते हैं। उसी पल नाविक के पीछे से एक और सिलुएट उभरा। एक लेफ्टिनेंट कमांडर, जो शायद उसका सहायक था, ने आगे बढ़कर राठौर को सख्त सलामी दी। जय हिंद सर। स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। मैं मुख्य जांच अधिकारी का सहायक लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण वर्मा हूं। विक्रम राठौर ने अरुण वर्मा की तरफ देखे बिना उस कुली नाविक की ओर इशारा किया। बहुत खूब, मेहनत कर रहे हो, लेकिन यह तुम्हारा आदमी इतना चुप क्यों है? मेरे सवालों का जवाब तक नहीं दे रहा। अनुशासन बिल्कुल खत्म हो गया है। तुम्हारी यूनिट का है, इसे ठीक से ट्रेनिंग दो। लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण वर्मा का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। वह घबराहट में कभी उस नाविक को तो कभी कमांडर राठौर को देखने लगा। तभी ये अब खामोश खड़े उस नाविक ने आखिरकार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से साफ और दृढ़ थी। मैं खुद चलूंगी। क्या? विक्रम राठौर ने फिर पूछा। नाविक ने धीरे धीरे लेकिन बिना किसी हड़बड़ाहट के अपने कंधे से सामान उतारा। फिर उसने विक्रम राठौर की ओर मुड़कर औपचारिक रूप से सलामी दी। जय हिंद। मैं नौसेना कमान की मुख्य जांच अधिकारी कैप्टन अदिति सिंह हूं। आज से आईएनएस त्रिशूल की विस्तृत जांच शुरू की जाएगी। बंदरगाह की हवा जैसे जम गई। विक्रम राठौर की आंखें सदमे से फैल गईं। उसके सामने खड़ी यह छोटे कद की युवा महिला, जिसे वह कुली समझ रहा था, नौसेना कमान की मुख्य जांच अधिकारी थी, और वह भी एक कैप्टन। उसका दिमाग सुन्न हो गया। यह वह पल था जब आईएनएस त्रिशूल पर अपने साम्राज्य की तरह राज करने वाले उसके अहंकार पर एक गहरी तलवार चली थी। कैप्टन अदिति सिंह। यह नाम अनजाना था, लेकिन एक महिला का इस पद पर होना और भी बड़ा झटका था। उसने भारतीय नौसेना के इतिहास में कुछ गिनी चुनी महिला लड़ाकू कमांडरों के बारे में सुना था,
लेकिन यह नहीं सोचा था कि उसका सामना ऐसे किसी से होगा। अदिति पत्थर बन चुके विक्रम राठौर के पास से गुजरकर बंदरगाह पर इंतजार कर रही गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसकी आंखें पहले ही बंदरगाह के दृश्य, सैनिकों के चेहरे और पुरानी इमारतों को स्कैन कर रही थीं, जानकारी इकट्ठा कर रही थीं। उसके लिए पहली मुलाकात की बदसलूकी कोई मायने नहीं रखती थी, बल्कि यह विक्रम राठौर और इस अड्डे की असलियत को समझने का पहला डेटा पॉइंट था। उसने अपना युद्ध शुरू कर दिया था, एक खामोश युद्ध जो किसी भी तोप की आवाज से ज्यादा भीषण होने वाला था। विक्रम राठौर देर से होश में आया और एक कठोर चेहरे के साथ उसके पीछे चल दिया। उसके कानों में अभी भी समुद्री पक्षियों की चीखें गूंज रही थीं, जैसे वे उसका मजाक उड़ा रही हों। धुंध छंटने का नाम नहीं ले रही थी। अध्याय 2, कागज के किले और आत्मा की जांच। INS त्रिशूल का कमांड सेंटर दमघोंटू तनाव से भरा था। अड्डे के सभी अधिकारी एक कतार में खड़े थे और कमांडर विक्रम राठौर एक सख्त चेहरे के साथ अड्डे की स्थिति पर ब्रीफिंग दे रहा था। उसकी आवाज हमेशा की तरह दबदबे वाली थी, लेकिन वह अपनी आवाज में छिपी हल्की सी कंपकंपी को नहीं छिपा सका। मुख्य कुर्सी पर बैठी कैप्टन अदिति सिंह ने अपनी बाहें बांध रखी थीं और बिना कुछ कहे सिर्फ स्क्रीन को देख रही थी। उसकी खामोशी किसी भी फटकार से ज्यादा भारी होकर मीटिंग रूम पर छा गई थी। ब्रीफिंग एकदम सही थी। सभी आंकड़े और आंकड़े उत्कृष्ट थे और प्रशिक्षण के परिणाम कमान में सर्वश्रेष्ठ स्तर के थे। कागजों पर INS त्रिशूल एक अभेद्य किला और एक अजेय इकाई थी। विक्रम राठौर ने आखिरी पन्ना पलटते हुए मन ही मन राहत की सांस ली। उसे लगा कि इस तरह की औपचारिक जांच को वह आसानी से पार कर लेगा। उसने आत्मविश्वास से भरे चेहरे से अदिति की ओर देखा और कहा, इसी के साथ INS त्रिशूल की स्थिति रिपोर्ट समाप्त होती है। जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारी यूनिट किसी भी समय लड़ने और जीतने के लिए तैयार है। मीटिंग रूम में मौजूद सभी की निगाहें अदिति पर टिक गईं। उसने धीरे धीरे अपनी बाहें खोलीं और अपनी जगह से उठी। फिर उसने एक एक करके सभी अधिकारियों को बहुत धीरे धीरे और ध्यान से देखा। उसकी निगाहें एक्स-रे की तरह थीं, जो वर्दी और रैंक को भेद कर हर किसी के मन को पढ़ रही थीं। कुछ अधिकारियों ने अनजाने में अपना गला तर किया। शानदार रिपोर्ट थी, कमांडर। अदिति का पहला वाक्य अप्रत्याशित रूप से नरम था। विक्रम राठौर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई, लेकिन अगले ही पल उसके शब्दों ने राठौर की मुस्कान को चकनाचूर कर दिया। लेकिन यह सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। संख्याएं बनाई जा सकती हैं और रिपोर्टों को सुंदर बनाया जा सकता है। एक ठंडी खामोशी छा गई। अदिति ने मीटिंग टेबल पर धीरे धीरे अपनी उंगली फिराते हुए कहा, मैं यहाँ कागजात की जांच करने नहीं आई हूँ, मैं इस यूनिट की आत्मा की जांच करने आई हूँ। आपकी आंखों की चमक, सैनिकों के चलने का तरीका, मेस से आने वाली खाने की गंध और यहाँ तक कि शौचालयों की बदबू भी, यह सब इस यूनिट की स्थिति बताने वाली असली रिपोर्ट है। उसने सीधे विक्रम राठौर की ओर देखते हुए घोषणा की, अब से INS त्रिशूल की विस्तृत जांच शुरू होगी। मैं किसी तय प्रक्रिया या औपचारिकता का पालन नहीं करूंगी। मैं जो देखना चाहती हूं वह देखूंगी और जो सुनना चाहती हूं वह सुनूंगी। कमांडर, आप अपने काम पर ध्यान दें और मेरी गतिविधियों में किसी भी तरह की बाधा डालने की कोशिश न करें। यह एक जांच अधिकारी का अधिकार भी है और आदेश भी। विक्रम राठौर के चेहरे की मांसपेशियां बुरी तरह फड़क उठीं। उसके साम्राज्य में एक बाहरी व्यक्ति, वह भी एक महिला, ने उसके सामने ही साम्राज्य के नियम बदलने की घोषणा कर दी थी। उसके अधीनस्थों के सामने उसका अधिकार पूरी तरह से नकार दिया गया था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेली में चुभ रहे थे और यही दर्द उसके गुस्से को काबू में रखे हुए था। ठीक है, जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा, उसने दांत पीसकर जवाब दिया। अदिति ने संतोष से सिर हिलाया और मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। वह कमांड सेंटर की बजाय सबसे पुरानी और जर्जर बैरक की ओर गई। यह एक ऐसा कदम था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण वर्मा घबराकर उसके पीछे भागा, लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की। पुरानी बैरक में फफूंद और पसीने की मिलीजुली गंध नाक में चुभ रही थी। उसने एक एक करके सैनिकों के लॉकर खोले। घिसे हुए जूते, परिवार की तस्वीरें, अनाड़ी हाथों से बने चित्र, उसने सब कुछ अपनी आंखों में कैद कर लिया। तभी एक सैनिक के लॉकर के कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में कुछ लिखा हुआ था। यह एक डायरी नहीं थी, यह अन्याय की तारीखें, क्रूरता का विवरण और दोषियों के नामों की सूची थी।
यह एक युवा सैनिक का दर्दनाक रिकॉर्ड था। अदिति ने चुपचाप डायरी बंद की और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। कागजों के पीछे छिपी यूनिट की असली आत्मा, उसकी सड़ती हुई सच्चाई पहली बार सामने आई थी। अध्याय 3, खामोशी की दीवार और एक छोटा सा सुराग। अदिति की जांच अप्रत्याशित थी। वह किसी तय कार्यक्रम का पालन नहीं कर रही थी। कभी वह सुबह सुबह औचक निरीक्षण करती तो कभी दोपहर में मेज पर छापा मारकर राशन के रिकॉर्ड की जांच करती। शाम को वह गश्त के बहाने संतरी चौकियों पर जाकर ड्यूटी पर तैनात सैनिकों से अकेले में बात करती। उसकी हरकतें एक भूत की तरह थीं और विक्रम राठौर और उसके वफादार अधिकारी यह पता लगाने में परेशान थे कि वह कहां है और क्या कर रही है। लेकिन आईएनएस त्रिशूल एक मजबूत किला था जिसे राठौर ने सालों की मेहनत से बनाया था। अधिकारी एकजुट होकर अदिति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। जब भी वह किसी सैनिक के साथ अकेले रहने की कोशिश करती, कोई न कोई अधिकारी संयोग से वहां पहुंचकर बातचीत में बाधा डाल देता। जब भी वह कोई दस्तावेज मांगती, उसे तुरंत हेरफेर करके तैयार किए गए जांच कागजात दे दिए जाते। सैनिकों ने जैसे कसम खा रखी थी। सब चुप थे। उनकी आंखों में लाचारी और डर का मिला जुला भाव था। लंबे समय से सिखाया गया खौफ मुख्यालय से आई एक कैप्टन के अधिकार से ज्यादा मजबूत था। एक दिन अदिति ने शिकायत और सुझाव पेटी की जांच करने का फैसला किया। अड्डे के मुख्यालय के सामने रखी पुरानी लोहे की पेटी पर धूल की मोटी परत जमी थी। विक्रम राठौर ने आत्मविश्वास से उसे चाबी दे दी। वह जानता था कि उसमें कोई भी चिट्ठी नहीं डालता। जैसा कि आप देख सकती हैं, हमारी यूनिट के जवानों को कोई शिकायत नहीं है। हम सब एक दिल और एक जान हैं, राठौर ने गर्व से कहा। अदिति ने बिना कोई जवाब दिए पेटी खोली। वह अंदर से पूरी तरह खाली थी, यहां तक कि उसमें मकड़ी के जाले भी लगे थे। लेकिन अदिति ने निराश हुए बिना पेटी के अंदरूनी हिस्से को ध्यान से टटोला। उसकी उंगली को कुछ महसूस हुआ। पेटी के फर्श और दीवार के मिलने वाले कोने में एक बहुत छोटा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा फंसा हुआ था। वह इतना छोटा और चालाकी से छिपाया गया था कि अगर कोई उसे जानबूझकर न ढूंढता तो वह कभी नहीं मिलता। उसने एक पिनसेट से सावधानी से कागज के टुकड़े को बाहर निकाला और उसे खोला। उसके अंदर पेंसिल से जोर देकर लिखा गया सिर्फ एक वाक्य था, मेज के पीछे गोदाम वाले सुअर बहुत ज्यादा खाते हैं। अदिति की आंखें तेज हो गईं। सुअर, यह अड्डे की स्थानीय भाषा में उन भ्रष्ट सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो राशन चुराते थे। यह सिर्फ एक गुमनाम शिकायत नहीं थी, यह जान जोखिम में डालकर दी गई एक सूचना थी। उसने चुपचाप चिट्ठी अपनी जेब में रख ली और कुछ न होने का दिखावा करते हुए पेटी बंद कर दी। बहुत साफ है, रखरखाव बहुत अच्छा है, उसने राठौर को देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। राठौर को उसकी मुस्कान में एक भयानक ठंडक महसूस हुई। उस रात अदिति ने लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण वर्मा को एक गुप्त निर्देश दिया। पिछले कुछ महीनों के राशन के रिकॉर्ड, वास्तव में आए राशन की सूची और अड्डे के पास के निजी रेस्तरां के साथ हुए सौदों की जांच करने का। खामोशी के इस विशाल किले में आखिरकार पहली दरार पड़ चुकी थी। अदिति ने उस छोटी सी दरार को खोदकर पूरे किले को ढाने का मन बना लिया था। रात गहराते ही धूम्रवत द्वीप पर लहरों की आवाज एक विशाल जानवर के सिसकने की तरह गूंज रही थी। अध्याय 4, सुअरों की दावत। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से निकली भी नहीं थी कि आईएनएस त्रिशूल के मेस में हलचल तेज हो गई। बड़े बड़े बर्तनों से भाप निकल रही थी और चॉपिंग बोर्ड पर चाकू चलने की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन उस दिन का माहौल कुछ अलग था। मेस के कर्मचारियों के चेहरे पर तनाव था और उन्हें निर्देशित करने वाले मेस प्रभारी की आंखों में बेचैनी थी। कैप्टन अदिति सिंह बिना किसी सूचना के मेस में दाखिल हुई। उसने अपनी वर्दी की आस्तीनें चढ़ा रखी थीं और सीधे अंदर चली आई। उसके आने से सबकी हरकतें एक पल के लिए रुक गईं। मेस प्रभारी ने दौड़कर उसे सलामी दी। जय हिंद मैडम। इस समय कैसे? नाश्ते का मेनू देखने आई थी। आज हमारे जवान क्या खाने वाले हैं? अदिति ने सहजता से पूछते हुए मेनू बोर्ड पर नजर डाली। मेनू में लिखा था मटन शोरबा, अंडा भुर्जी और पराठे। उसने सिर हिलाया और बड़े से शोरबे के बर्तन की ओर बढ़ी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक करछुल से थोड़ा शोरबा एक कटोरे में निकाला। साफ शोरबे में कुछ आलू के टुकड़े और तेल की कुछ बूंदें तैर रही थीं, लेकिन मटन का एक टुकड़ा भी नहीं था।
मटन शोरबा है, लेकिन लगता है मटन छुट्टी पर गया हुआ है। अदिति के शांत स्वर में कहे गए इस वाक्य से मेज प्रभारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कटोरा नीचे रखा और राशन के गोदाम की ओर चल दी। मेज प्रभारी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। मैडम, गोदाम में अभी सफाई चल रही है, मैं आपको कागजात दिखा देता हूं। हट जाओ। अदिति की आवाज एक तलवार की तरह ठंडी थी। उसके अधिकार के आगे मेस प्रभारी पीछे हट गया। जैसे ही गोदाम का दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई गंध नाक में घुस गई। गोदाम के एक कोने में एक्सपायर हो चुका राशन पड़ा था और दूसरी तरफ तय मात्रा से बहुत कम राशन रखा हुआ था। अदिति ने अरुण वर्मा द्वारा रात भर में तैयार किए गए डेटा और गोदाम के स्टॉक का मिलान करना शुरू कर दिया। कागजों पर हर दिन तय मात्रा में मटन और ताजी सब्जियां आ रही थीं, लेकिन गोदाम में सिर्फ निम्न गुणवत्ता का फ्रोजन मीट और मुरझाने की कगार पर पहुंची सब्जियां थीं। गायब हुआ उच्च गुणवत्ता वाला राशन कहां गया? कल शाम को जो चिकन के डिब्बे यहां से निकाले गए थे, उनका क्या हुआ? जहां तक मुझे याद है, कल मेनू में दाल थी। अदिति ने एक चुभता हुआ सवाल पूछा। मेज प्रभारी पसीने से लथपथ हो गया और कुछ बोल नहीं पाया। तभी गोदाम के बाहर शोरगुल हुआ। कमांडर विक्रम राठौर रिपोर्ट पाकर गुस्से में वहां पहुंचा था। कैप्टन, यह क्या बदतमीजी है? बिना किसी प्रक्रिया के आप बियनफांग को खराब कर रही हैं और मेरे लोगों को धमका रही हैं। यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, राठौर चिल्लाया। लेकिन अदिति ने बिना पलक झपकाए उसका सामना किया। अधिकार क्षेत्र से बाहर तो फिर सैनिकों के मुंह का निवाला छीनकर अड्डे के सामने वाले निजी रेस्तरां में बेचना किसके अधिकार क्षेत्र में आता था? कमांडर, अदिति द्वारा दिखाए गए दस्तावेजों में साफ लिखा था कि आईएनएस त्रिशूल से निकाला गया राशन पास के सागर किनारा रेस्टोरेंट में जा रहा था। उस रेस्टोरेंट की मालिक कमांडर विक्रम राठौर की पत्नी थी। पुख्ता सबूतों के सामने विक्रम राठौर का चेहरा काला पड़ गया। यह एक साजिश है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यह साजिश है या नहीं, यह जल्द ही पता चल जाएगा, अदिति ने ठंडक से कहा। उसने मेज प्रभारी की ओर मुड़कर आखिरी सवाल पूछा। क्या यह सब तुमने अकेले प्लान किया था? मेज प्रभारी ने निराशा में विक्रम राठौर और अदिति के चेहरों को बारी बारी से देखा। दो विशाल शक्तियों के बीच उसके पास टिकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आखिरकार उसने सब कुछ स्वीकार करते हुए सिर झुका लिया। सुअरों की दावत खत्म हो चुकी थी, लेकिन अदिति जानती थी यह तो बस शुरुआत थी। भ्रष्टाचार की असली और बड़ी जड़ें कहीं और गहरी थीं। अध्याय 5। अतीत की परछाई और एक गुमनाम चिट्ठी। राशन घोटाले ने आईएनएस त्रिशूल में हड़कंप मचा दिया। मेज प्रभारी को सारी जिम्मेदारी लेकर पद से हटा दिया गया और विक्रम राठौर को अधीनस्थों पर खराब नियंत्रण के लिए मुख्यालय से चेतावनी मिली। यह सिर्फ बलि का बकरा बनाने जैसा था। अदिति ने राठौर के खिलाफ उसकी पत्नी के रेस्टोरेंट के जरिए काला धन बनाने के पुख्ता सबूत पेश किए, लेकिन मुख्यालय में किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया। अदिति निराश नहीं हुई, उसका संकल्प और मजबूत हो गया। भ्रष्टाचार के सरगना तक पहुंचने के लिए उसे एक और निर्णायक सबूत की जरूरत थी। उसने अपनी जांच की दिशा बदल दी। सतही भ्रष्टाचार के बजाय उसने अड्डे के इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया। उसने पिछले कई दशकों में आईएनएस त्रिशूल में हुई सभी घटनाओं और दुर्घटनाओं के रिकॉर्ड मांगे। प्रशिक्षण के दौरान छोटे हथियारों से हुई दुर्घटनाएं, भगोड़े सैनिक, आत्महत्याएं। धूल भरी फाइलों के ढेर में वह देर रात तक कुछ ढूंढती रही। तभी उसकी नजर एक घटना की फाइल पर पड़ी। यह बहुत पुरानी बात थी, जब विक्रम राठौर आईएनएस त्रिशूल में नहीं बल्कि नील द्वीप पर एक दूसरे अड्डे पर एक युवा सब लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात था। एक सीमैन की मौत का मामला आधिकारिक कारण व्यक्तिगत लापरवाही के कारण हथियार का गलत इस्तेमाल बताया गया था। प्रशिक्षण के बाद हथियार साफ करते समय गलती से गोली चल गई थी। यह सेना में होने वाली एक आम घटना थी। मामला बहुत साफ सुथरे तरीके से बंद कर दिया गया था, लेकिन अदिति उस फाइल से अपनी नजर नहीं हटा सकी। कुछ तो अजीब था। उस समय घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयान ऐसे थे जैसे किसी एक ही व्यक्ति ने लिखे हों। एक एक शब्द समान था। यह इतना पीट थूट था कि शक पैदा कर रहा था। और मरने वाले सैनिक का नाम सीमैन रोहन पांडे। अदिति ने धीरे से वह नाम दोहराया। यह नाम अनजाना नहीं था। उसे कुछ दिन पहले पुरानी बैरक के लॉकर में मिली डायरी याद आई।
उस डायरी के आखिरी पन्ने पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रोहन भैया जैसा नहीं बनना। अदिति का दिल बैठ गया। ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। अतीत का दुख वर्तमान तक चला आ रहा था और एक दूसरे सैनिक पर खौफ का साया डाल रहा था। उसने तुरंत मृत सीमैन रोहन पांडे के परिवार का संपर्क नंबर ढूंढना शुरू किया। संपर्क करना आसान नहीं था। बहुत समय बीत चुका था और परिवार सेना के प्रति गहरे अविश्वास और दुख के साथ जी रहा था। काफी मशक्कत के बाद अदिति की बात रोहन की बूढ़ी मां से हो पाई। पहले तो उन्होंने फौजी शब्द सुनते ही बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब अदिति ने कहा कि वह उनके बेटे की मौत की सच्चाई सामने लाना चाहती है, तो उन्होंने सालों से दिल में दबे राज को खोलना शुरू किया। मेरा रोहन इतना लापरवाह नहीं था। वह बहुत होशियार और अच्छा बच्चा था। फौज से उसकी एक चिट्ठी आई थी। उसने लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो इस चिट्ठी को जरूर खोला जाए, इसमें सच्चाई लिखी होगी। लेकिन वह चिट्ठी हम तक कभी नहीं पहुंची। यूनिट वालों ने कहा कि वह खो गई। मां की आवाज में दर्द था। खोई हुई चिट्ठी। अदिति समझ गई, उस चिट्ठी में ही सारी सच्चाई थी और किसी ने जानबूझकर उस सच्चाई को छिपाया था। उसने फोन रखा और खिड़की से बाहर धूम्रवत द्वीप के अंधेरे समुद्र को देखा। लहरों की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे सालों पहले मर गए उस युवा सैनिक की आत्मा रो रही हो। अब उसकी जांच सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं, बल्कि एक सैनिक की दर्दनाक मौत के पीछे छिपे घिनौने सच को उजागर करने की लड़ाई बन गई थी। और उस सच के अंत में अब कमांडर बन चुके विक्रम राठौर का काला अतीत छिपा था। अध्याय 6, बंद फाइलें और एक जिंदा गवाह। सीमैन रोहन पांडे की मौत का मामला। अदिति के दिमाग में बस यही घूम रहा था। उसने आधिकारिक तौर पर मामले की पूरी फाइल तक पहुंच और दोबारा जांच की मांग की, लेकिन जवाब ठंडा था। सैन्य गोपनीयता अधिनियम के तहत बंद हो चुके मामले के रिकॉर्ड नहीं देखे जा सकते और दोबारा जांच असंभव है। मुख्यालय भी कुछ छिपा रहा था। विक्रम राठौर को बचाने वाली ताकत ने अतीत के मामले को भी सील कर दिया था। अदिति पीछे नहीं हटी। उसने अपना पद दांव पर लगाकर रक्षा मंत्रालय की सीधी निगरानी वाली जांच समिति में याचिका दायर की। उसने लिखा कि नौसेना की आंतरिक सुधार की क्षमता खत्म हो चुकी है और अगर इस छिपे हुए मामले का सच सामने नहीं आया तो पूरी सेना का विश्वास टूट जाएगा। उसका यह कदम पूरी नौसेना को अपना दुश्मन बनाने जैसा था। कुछ दिनों के तनावपूर्ण इंतजार के बाद आखिरकार रक्षा मंत्रालय से एक गोपनीय दस्तावेज अदिति तक पहुंचा। सीमित पहुंच की अनुमति, साथ में सख्त चेतावनी थी कि मामले से जुड़े लोगों के अलावा यह जानकारी किसी को नहीं दी जानी चाहिए। अदिति को सीलबंद मामले की मोटी फाइल मिल गई। उसने पूरी रात जागकर रिकॉर्ड पढ़े। हर पन्ने के साथ उसका गुस्सा और दुख बढ़ता गया। रिकॉर्ड उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाकी से गढ़े गए थे। घटना वाले दिन यूनिट में रात में फायरिंग का अभ्यास था। रोहन पांडे को टारगेट का प्रबंधन करने का काम सौंपा गया था, लेकिन अभ्यास के बीच में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई और अभ्यास को रोक दिया गया। रिपोर्ट में लिखा था कि रोहन ने वापसी का आदेश नहीं सुना और अकेले रहकर हथियार साफ करते हुए हादसे का शिकार हो गया। लेकिन अदिति को रिकॉर्ड में कई विरोधाभास मिले। उस समय येनफा का कमांडर सब लेफ्टिनेंट विक्रम राठौर था। उसने भारी बारिश में एक सैनिक को अकेले क्यों छोड़ दिया? वापसी का आदेश कैसे दिया गया? गवाहों के बयानों में लिखा था कि राठौर ने खुद चिल्लाकर आदेश दिया था, जिसे सबने सुना। लेकिन भारी बारिश और फायरिंग के शोर में चिल्लाकर दिया गया आदेश क्या संभव था? वायरलेस कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड क्यों गायब था? सबसे निर्णायक संदेह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था। रोहन की मौत का कारण सिर में गोली लगना था, लेकिन रिपोर्ट के अंत में बहुत छोटे अक्षरों में एक अतिरिक्त टिप्पणी थी। मृतक के हाथ पर बारूद के कोई निशान नहीं पाए गए। यह इस बात का निर्णायक सबूत था कि उसने खुद को गोली नहीं मारी थी। किसी ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को जानबूझकर छिपाया था। अदिति को फाइलों के ढेर में एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर मिली। यह घटना स्थल की तस्वीर थी। बारिश से गीली मिट्टी पर एक युवा सैनिक का शव पड़ा था। उसके बगल में सब लेफ्टिनेंट विक्रम राठौर एक स्तब्ध चेहरे के साथ खड़ा था। अदिति ने तस्वीर में राठौर की आंखों में झांका। उसकी आंखों में दुख या सदमा नहीं, बल्कि गहरा डर और घबराहट थी। वह कुछ छिपा रहा था, एक घातक गलती या एक भयानक सच। अदिति ने फाइल बंद कर दी। अब पहेली के ज्यादातर टुकड़े जुड़ चुके थे। बस एक चीज बाकी थी, उस दिन की सच्चाई बताने वाला एक जिंदा गवाह। उसने उस समय के यूनिट सदस्यों की सूची निकाली। उनमें से कोई ना कोई जरूर जानता होगा
कि उस बारिश की रात फायरिंग रेंज पर क्या हुआ था। मामले के रिकॉर्ड के साथ संलग्न यूनिट के सदस्यों की सूची ने अदिति को एक नई राह दिखाई। उसने सूची में शामिल सेवानिवृत्त सैनिकों के पते ढूंढना शुरू किया। ज्यादातर लोग समाज में बस चुके थे और सामान्य जीवन जी रहे थे। अदिति ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिक्रिया ठंडी थी। वे पुरानी फौजी बातें करने से कतराते थे और खासकर रोहन पांडे का नाम सुनते ही फोन काट देते थे। अदिति ने हार नहीं मानी और सूची के आखिरी नाम पर ध्यान केंद्रित किया, सुरेश कुमार। वह उस समय रोहन पांडे का बैरक मेट था। उसका पता धूम्रवत द्वीप से ज्यादा दूर एक छोटे से तटीय शहर का था। अदिति छुट्टी लेकर चुपचाप उससे मिलने निकल पड़ी। सुरेश कुमार एक छोटे से समुद्री भोजन रेस्तरां में शेफ का काम कर रहा था। समय की मार ने उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां बना दी थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। जब अदिति ने अपना परिचय नौसेना की जांच अधिकारी के रूप में दिया तो उसके हाथ से चाकू छूटकर फर्श पर गिर गया। इतने सालों बाद आप उस मामले को फिर से क्यों खोलना चाहती हैं? सुरेश की आवाज कांप रही थी। मैं सीमैन रोहन पांडे की मौत के बारे में पूछना चाहती हूं। मैं उस दिन का सच जानना चाहती हूं। सच? कोई सच नहीं है। वह सिर्फ एक हादसा था। हम सब यही जानते हैं और हमें इसी के साथ जीना होगा। सुरेश ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अदिति ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सुरेश जी, आप जो अपराध बोध जिंदगी भर ढोएंगे और कुछ पलों की हिम्मत दिखाकर सच बोलने में कौन सा बोझ ज्यादा भारी है? मरा हुआ दोस्त बोल नहीं सकता, अब जिंदा लोगों को बोलना होगा। अदिति के सच्चे शब्दों से सुरेश की आंखों में हलचल हुई। वह कुछ देर हिचकिचाया और फिर टूटकर बैठ गया और सालों से दबे राज का पिटारा खोल दिया। उस रात फायरिंग रेंज पर अफरा तफरी मची हुई थी। अचानक हुई बारिश से सब घबराकर भाग रहे थे। सब लेफ्टिनेंट राठौर खुद घबराया हुआ था और ठीक से वापसी का आदेश भी नहीं दे पाया। सैनिक अपनी जान बचाकर बैरक की ओर भागे। तभी किसी ने चिल्लाया, टारगेट संभालने गया रोहन अभी तक नहीं लौटा। लेकिन राठौर ने उसे अनसुना कर दिया। उसने सोचा कि वह खुद आ जाएगा। उसने सैनिकों की गिनती तक नहीं की। जब सब भीगे हुए बैरक में थे तब हमें एहसास हुआ कि रोहन नहीं लौटा है। तब खोज शुरू हुई और कुछ देर बाद उसका ठंडा शरीर फायरिंग रेंज की कीचड़ में मिला। रोहन राठौर की वजह से मरा था। यह सीधे सीधे कमांड की लापरवाही थी, लेकिन यूनिट ने सारा दोष रोहन पर डाल दिया। हमें चुप रहने की धमकी दी गई और एक जैसे बयानों पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। कहा गया कि अगर विरोध किया तो फौजी करियर खत्म करे देंगे। हम बहुत डरे हुए और युवा थे, सुरेश रोते हुए बोला। उसकी गवाही ने अदिति के हर संदेह की पुष्टि कर दी, लेकिन यह काफी नहीं था। इससे राठौर की लापरवाही साबित हो सकती थी, लेकिन हत्या नहीं। एक और बात है, सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, रोहन ने मरने से कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी दी थी। उसमें लिखा था कि उसने राठौर को यूनिट का सामान बाहर बेचते हुए देखा है। वह उस चिट्ठी को मुख्यालय भेजने वाला था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो यह चिट्ठी दुनिया के सामने जरूर लाना। मेरे पास वह चिट्ठी थी, लेकिन रोहन की मौत के बाद मैं इतना डर गया कि मैंने उसे जला दिया। मैंने अपने दोस्त को 2 बार मारा। सुरेश फूट फूट कर रो पड़ा। अदिति ने चुपचाप उसके कंधे थपथपाए। सीमैन रोहन पांडे सिर्फ एक हादसे का शिकार नहीं था, वह एक भ्रष्ट अधिकारी के भ्रष्टाचार का गवाह था और उसे उजागर करने की कोशिश में मारा गया था। राठौर की लापरवाही सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि अपने अपराध को छिपाने के लिए जानबूझकर की गई एक हरकत हो सकती थी। और वह खोई हुई चिट्ठी। अदिति को लगा कि शायद वह चिट्ठी सुरेश के हाथों से गायब नहीं हुई थी। हो सकता है राठौर ने पहले ही उस पर हाथ साफ कर दिया हो। अब सारे तीर सिर्फ एक व्यक्ति विक्रम राठौर की ओर इशारा कर रहे थे। अध्याय 7, जाल, धमकी और गिरफ्तारी। सुरेश की गवाही हासिल करके अदिति धूम्रवत द्वीप लौट आई। अब उसके हाथ में विक्रम राठौर को फंसाने का एक शक्तिशाली हथियार था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। अगर उसने समय से पहले अपना पत्ता खोल दिया तो राठौर फिर से चालाकी से बच निकलेगा। वह सही समय का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर विक्रम राठौर को अदिति की हरकतों में कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी और वह बेहद बेचैन हो गया। राशन घोटाले के बाद से अदिति ने जांच धीमी कर दी थी और अपने कमरे में बंद होकर सिर्फ फाइलें देख रही थी। यह तूफान से पहले की शांति थी। राठौर को यह खामोशी और भी खतरनाक लग रही थी। उसे आभास हो गया था कि अदिति उसके अतीत
खासकर रोहन पांडे मामले की जांच कर रही है। राठौर ने पहले वार करने का फैसला किया। उसने पूरे अड्डे के सामने आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा में रोहन पांडे का नाम लेकर आंसू बहाए। बहुत साल पहले मेरी एक लापरवाही के कारण मैंने अपने एक प्रिय सैनिक को खो दिया था, सीमैन रोहन पांडे। वह मेरे दिल में हमेशा एक न मिटने वाले घाव की तरह रहेगा। मैं उस दिन की गलती का प्रायश्चित करते हुए जी रहा हूं। उसका अभिनय बाच और तथा एक कमांडर जो अपने सैनिक को खोने के दुख में डूबा हो। सैनिकों ने उसकी बातों पर यकीन किया। उसने अपनी गलती को स्वीकार करके अदिति द्वारा उठाए जा सकने वाले किसी भी संदेह को पहले ही खत्म करने और खुद को एक पीड़ित के रूप में पेश करने की एक धूर्त चाल चली थी। अदिति दूर से यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुराई। मगरमच्छ के आंसू, वह अपने पापों को छिपाने के लिए एक मरे हुए सैनिक का नाम भी इस्तेमाल कर रहा था। उस रात राठौर ने गुप्त रूप से सुरेश कुमार से संपर्क किया। उसने पहले ही पता लगा लिया था कि अदिति और सुरेश मिल चुके हैं। उसने सुरेश को द्वीप के पास एक सुनसान रेस्तरां में बुलाया। बहुत समय हो गया सुरेश, अब तो मालिक बन गए हो। राठौर ने एक घटिया मुस्कान के साथ सुरेश के सामने पैसों से भरा एक लिफाफा फेंका। इससे अपना धंधा बढ़ाओ और पुरानी बातें भूल जाओ, समझ गए? यह एक खुली धमकी और रिश्वत थी। सुरेश डर से कांपते हुए सिर झुकाए खड़ा रहा। जैसे ही राठौर जाने के लिए मुड़ा, रेस्तरां का दरवाजा खुला और अदिति सिंह अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर था। गवाह को धमकाने और सबूत मिटाने की कोशिश। कमांडर विक्रम राठौर, आपका एक और अपराध जुड़ गया है। राठौर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अदिति के बिछाए जाल में खुद चलकर आ गया था। यह क्या बकवास है? यह गैर कानूनी रिकॉर्डिंग है। गैर कानूनी? एक मरे हुए सैनिक के सच को पैसों से दबाने की आपकी कोशिश और सच को सामने लाने की मेरी कोशिश में से कौन ज्यादा गैर कानूनी है? अदिति ने रिकॉर्डर नीचे किए बिना राठौर को घूरते हुए कहा। कोने में फंसा चूहा बिल्ली पर हमला करता है। राठौर की आंखों में एक भयानक गुस्सा उभरा। उसने मुट्ठी भींची और अदिति पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी रेस्तरां के आसपास छिपे हुए सैन्य पुलिस के जवान अंदर आ गए और राठौर को पकड़ लिया। कमांडर विक्रम राठौर, आपको सबूत मिटाने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ठंडी हथकड़ियां उसकी कलाई पर लग गईं। अपने साम्राज्य का राजा आज अपमानजनक तरीके से गिर रहा था, लेकिन उसके अपराध अभी पूरी तरह सामने नहीं आए थे। सबसे भयानक सच अभी भी अंधेरे में छिपा था। जाल हटा करके अध्याय 8, हत्या का खुलासा। विक्रम राठौर की गिरफ्तारी से आईएनएस त्रिशूल में उथल पुथल मच गई। उसके द्वारा बनाया गया खामोशी का किला धीरे धीरे ढहने लगा। उसकी छत्रछाया में भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी डरने लगे कि अब उनकी भी पोल खुल जाएगी। अदिति ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने राठौर के सबसे करीबी सहयोगियों से पूछताछ शुरू की। निर्णायक गवाही राठौर के दाहिने हाथ ऑपरेशंस ऑफिसर से मिली। उसने अपनी सजा कम करवाने की शर्त पर सब कुछ उगल दिया। सीमैन रोहन पांडे की मौत वाली रात का पूरा सच। ऑपरेशंस ऑफिसर के अनुसार रोहन पांडे को जब राठौर के सामान घोटाले के बारे में पता चला तो उसने राठौर से जाकर आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन राठौर ने उल्टा रोहन को ही धमकाया। उस रात जब फायरिंग अभ्यास के दौरान बारिश हुई तो राठौर ने इसे एक मौके के रूप में देखा। उसने जानबूझकर वापसी का आदेश ठीक से नहीं दिया और रोहन को फायरिंग रेंज पर अकेला फंसा दिया। उसकी योजना रोहन को डराकर चुप कराने की थी, लेकिन रोहन अपनी बात पर अड़ा रहा। अकेले फायरिंग रेंज पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और उसी दौरान राठौर ने रोहन की राइफल छीनकर उसे गोली मार दी। गोली की आवाज बारिश के शोर में दब गई। राठौर यह सोचकर घबरा गया कि उसने अपने ही सैनिक को मार डाला है। उसने घटनास्थल को एक दुर्घटना का रूप देना शुरू किया। उसने रोहन के हाथ में राइफल पकड़ा दी ताकि यह आत्महत्या या गलती से गोली चलने का मामला लगे। फिर वह यूनिट में वापस आया और ऐसे अभिनय किया जैसे उसे कुछ पता ही न हो और रोहन को ढूंढने के लिए एक खोज दल का आयोजन किया। सारी गवाही हासिल करने के बाद अदिति पूछताछ कक्ष में राठौर के सामने बैठी। वह अभी भी खुद को निर्दोष बता रहा था। ऑपरेशंस ऑफिसर ने सब कुछ कबूल कर लिया है। तुमने रोहन पांडे को कैसे मारा, कैसे घटनास्थल से छेड़छाड़ की और कैसे सबको धोखा दिया, सब कुछ, अदिति ने ठंडक से कहा। राठौर का चेहरा एक पल के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर वह हंस पड़ा। वह अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है।
सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है कि मैंने किसी को मारा है? अदिति ने चुपचाप एक कागज उसकी ओर बढ़ाया। यह वही पुरानी फीकी पड़ चुकी चिट्ठी थी जो रोहन पांडे ने अपनी मां को लिखने की कोशिश की थी। वही चिट्ठी जिसके बारे में सुरेश ने कहा था कि उसने उसे जला दिया। यह यहां कैसे? राठौर की आवाज कांप उठी। रिपोर्ट में लिखा है कि यह रोहन पांडे के लॉकर से मिली थी, लेकिन तुमने यह चिट्ठी उसके परिवार को देने के बजाय मामले की फाइल में छिपा दी। क्यों? क्योंकि इस चिट्ठी में तुम्हारे भ्रष्टाचार का जिक्र था। तुमने इस चिट्ठी को खत्म करने के लिए रोहन को मौत के घाट उतारा और फिर सबूत मिटाने के लिए इसे फाइल में कहीं गहरे दबा दिया। अदिति ने चिट्ठी उठाते हुए कहा, यह चिट्ठी इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पास रोहन पांडे को मारने का मकसद था। यह आखिरी पहेली का टुकड़ा है। विक्रम राठौर की सारी हिम्मत जवाब दी गई। वह अब कोई बहाना नहीं बना सका। दशकों का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह मेज पर सिर रखकर एक जानवर की तरह रोने लगा। यह पश्चाताप के आंसू नहीं थे, यह सब कुछ खत्म हो जाने की निराशा की चीख थी। एक युवा सैनिक की जान लेने और दशकों तक सच को छिपाकर बनाया गया उसका झूठा किला एक पुरानी चिट्ठी के सामने आखिरकार ढह गया। अध्याय 9, न्याय और एक मां के आंसू। विक्रम राठौर के कबूलनामे से सारा सच सामने आ गया। उस पर लापरवाही से मौत, सबूत मिटाने, अधिकार का दुरुपयोग, गबन और हत्या समेत कई आरोप लगे और उसे सैन्य अदालत में पेश किया गया। आईएनएस त्रिशूल में किए गए उसके सारे भ्रष्टाचार और अन्याय सामने आ गए और उसके साथ शामिल कई अधिकारियों को भी कानून की सजा मिली। आईएनएस त्रिशूल को लगभग भंग कर दिया गया और नौसेना के इतिहास में यह सबसे बड़ा घोटाला बन गया। अदिति ने अपना काम पूरा कर लिया था और धूम्रवत द्वीप से जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जाने से पहले उसका एक आखिरी काम बाकी था। वह उस पुरानी चिट्ठी को लेकर रोहन पांडे की मां से मिलने गई। मां समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में अकेली रहती थीं। जब अदिति ने उन्हें उनके बेटे की आखिरी चिट्ठी दी तो उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने चश्मा लगाकर एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा। चिट्ठी में मां के स्वास्थ्य की चिंता, छुट्टियों में घर आकर कुछ करने की योजनाएं और यूनिट में देखे गए अन्याय के बारे में उसकी पीड़ा लिखी थी। मां, मैंने यहां आकर देखा है कि जिस न्याय को मैंने जीवन भर सीखा है वह यहां टूट रहा है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरा मानना है कि गलत को सही करना ही एक सच्चे सैनिक का धर्म है। अगर मैं किसी मुश्किल रास्ते पर भी चलूं तो आप यह विश्वास करना कि आपके बेटे ने कोई शर्मनाक काम नहीं किया। चिट्ठी पढ़कर मां बिना कुछ कहे सिर्फ आंसू बहाती रहीं। दशकों से वह अपने बेटे की मौत के लिए खुद को दोषी मानती आई थीं। आज उन्हें पता चला कि उनका बेटा कितना बहादुर और न्यायप्रिय था। आज मेरे बेटे के माथे से कलंक धुल गया, अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, मां ने अदिति का हाथ पकड़कर कहा। अदिति चुपचाप उनकी पीठ सहलाती रही। अगले दिन अदिति मां के साथ समुद्र में गई। मां के हाथ में उनके बेटे की अस्थि कलश थी। दशकों बाद उन्हें सेना से अपने बेटे की अस्थियां वापस मिली थीं। छोटी नाव जब समुद्र के बीच में रुकी तो मां ने अपने बेटे का नाम पुकारते हुए सफेद राख को समुद्र में विसर्जित कर दिया। रोहन बेटा, अब शांति से रहना। इस वर्दी को उतारकर इस विशाल समुद्र में जी भरकर तैरना। मां के चेहरे पर आंसुओं के साथ एक शांत मुस्कान थी। अदिति ने यह दृश्य देखते हुए चुपचाप सलामी दी। यह उस मृत सैनिक के लिए श्रद्धांजलि थी और उसके साहसी चयन के लिए सम्मान था। जब नाव बंदरगाह पर लौट रही थी तो पश्चिम का आकाश एक सुंदर सूर्यास्त से लाल हो रहा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे कोई संकेत हो कि एक युवा आत्मा का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उसकी मौत एक बेहतर दुनिया की नींव बनी। अदिति ने उस सूर्यास्त को देखते हुए अपने मिशन को एक बार फिर दिल में बसाया। इस धरती पर फिर कोई रोहन पांडे जैसा निर्दोष शिकार न बने और जिस जगह वह खड़ी है उसे और अधिक न्यायपूर्ण और सही बनाना। यही उसकी वर्दी पहनने का कारण था और यही उसका आगे का रास्ता था। अध्याय 10, नई लहरें और एक नया सवेरा। आईएनएस त्रिशूल की घटना एक ऐसा तूफान थी जिसने पूरी नौसेना को हिलाकर रख दिया। रक्षा मंत्रालय ने पूरी सेना में बड़े पैमाने पर जांच के आदेश दिए और सालों से जमी हुई भ्रष्टाचार की परतें उखड़ने लगीं। कई बड़े अधिकारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अदिति इन सभी बदलावों के केंद्र में थी। उसका नाम नौसेना में एक प्रतीक बन गया था। किसी के लिए वह डर का कारण थी
तो किसी के लिए सुधार की उम्मीद। मुख्यालय लौटने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। वह सैन्य संस्कृति में सुधार के लिए बनाई गई एक समिति का नेतृत्व करने लगी और उन समस्याओं को खत्म करने के लिए संस्थागत सुधारों पर काम करने लगी जिनका उसने खुद सामना किया था। उसने सबसे पहले शिकायत और सुझाव पेटी प्रणाली को बदला। उसने एक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू की जिसका प्रबंधन सीधे मुख्यालय की जांच टीम करती थी। अब सैनिक अपनी पहचान उजागर होने के डर के बिना कहीं से भी अन्याय की रिपोर्ट कर सकते थे। शुरुआत में सैनिकों को संदेह हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और दोषियों को सजा मिल रही है, तो उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया। बदलाव का विरोध भी हुआ। कुछ पुराने अधिकारियों ने आदित्य के सुधारों में बाधा डालने की कोशिश की। उन्होंने उसे संगठन को तोड़ने वाला बताया। अकेलेपन और आलोचना के बीच आदित्य कभी कभी निराश हो जाती थी। एक दिन उसके कार्यालय में हाथ से लिखी एक चिट्ठी आई। यह INS त्रिशूल के एक साधारण सैनिक की थी जिसकी डायरी अदिति को पुरानी बैरक में मिली थी। कैप्टन अदिति मैडम, आपके आने से पहले यह अड्डा मेरे लिए नरक जैसा था। हर रात मैं प्रार्थना करता था कि अगली सुबह न आए, लेकिन आपने हमारी आवाज सुनी और अंधेरे में छिपे सच को दुनिया के सामने लाया। अब हम डरते नहीं हैं। हमें गलत को गलत कहने की हिम्मत मिली है। आपके द्वारा शुरू की गई ये बदलाव की लहर रुके नहीं। इसके लिए हम भी अपनी अपनी जगह पर पूरी कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अदिति ने चिट्ठी पढ़ते हुए चुपचाप आंसू बहाए। यही वह कारण था जिसके लिए वह लड़ी थी और आगे भी लड़ती रहेगी। वह अकेली नहीं थी। उसके द्वारा उठाई गई छोटी लहर यह काम करेगा। अनगिनत सैनिकों के दिलों में एक बड़ी लहर बन चुकी थी। कुछ समय बाद रक्षा मंत्रालय की नियमित पदोन्नति की घोषणा हुई। अदिति का नाम पुकारा गया। कैप्टन अदिति सिंह को वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है। नौसेना के इतिहास में दूसरी महिला एडमिरल का जन्म हुआ था। यह सिर्फ उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, यह सेना के बदलाव और सुधार की इच्छा का प्रतीक था। उसे एक नई जिम्मेदारी दी गई, भविष्य के नौसैनिकों को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षण अकादमी का प्रमुख। अब उसे भ्रष्टाचार को काटने वाली तलवार नहीं, बल्कि नई उम्मीदें बोने वाला हल बनना था। अदिति ने खिड़की से बाहर प्रशिक्षण मैदान की ओर देखा। युवा चेहरे वाले नए कैडेट पसीना बहा रहे थे। उसने उन आंखों में अतीत के रोहन पांडे और उस गुमनाम सैनिक को देखा जिसने उसे चिट्ठी भेजी थी। उसने उन्हें एक सही भावना और एक मजबूत दिल वाला सच्चा योद्धा बनाने का नया संकल्प लिया। उपसंहार, विरासत। आदित्य का सुधार का सफर आसान नहीं था। उसे पुरानी व्यवस्था के समर्थकों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वह डटी रही। उसने साबित कर दिया कि नेतृत्व का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि साथ चलना, प्रेरित करना और सही के लिए खड़ा होना है। सालों बाद जब वह प्रशिक्षण अकादमी से पहली बैच को विदा कर रही थी, तो युवा अधिकारियों के चेहरों पर डर नहीं, बल्कि गर्व और आत्मविश्वास था। उसने अपने विदाई भाषण में कहा, मैं तुमसे सबसे मजबूत नौसैनिक बनने के लिए नहीं कहूंगी, मैं तुमसे सबसे सही नौसैनिक बनने के लिए कहूंगी। सच्ची ताकत अन्याय के खिलाफ खड़े होने के साहस से आती है। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया गलत है, तो उसूलों पर टिके रहना। तुम सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि इस देश के दिल की रक्षा करने वाली ढाल हो। भाषण के बाद एक युवा अधिकारी उसके पास आया। वह धूम्रवत द्वीप का रहने वाला था। उसने कहा, मैडम, बचपन में मैंने नौसैनिकों को डर की नजर से देखा था, लेकिन आपको देखकर मैंने एक नया सपना देखा। मैं भी आपकी तरह एक सच्चा सैनिक बनना चाहता हूं। अदिति ने उसकी बात सुनकर महसूस किया कि धूम्रवत द्वीप में जो छोटा सा बीज उसने बोया था, वह अब एक विशाल पेड़ बन रहा था। उसकी नजर भीड़ में खड़े सुरेश कुमार और रोहन पांडे की मां पर पड़ी। उनके चेहरों पर अब दुख नहीं, बल्कि शांति और गर्व था। अदिति ने अकेले समुद्र की ओर दिखने वाली एक पहाड़ी पर चढ़कर उगते सूरज को देखा। एक समय धुंध और अंधेरे में डूबे INS त्रिशूल का नाम अब इतिहास बन चुका था, लेकिन वहां से शुरू हुई बदलाव की छोटी सी चिंगारी अब पूरे सशस्त्र बलों को रोशन करने वाली एक विशाल मशाल बन चुकी थी। उसने उगते सूरज को सलामी दी। यह अतीत के दर्द को विदाई और आने वाले भविष्य के लिए एक शपथ थी। लहरों की आवाज एक नए युग की शुरुआत का संगीत बनकर उसके कानों में गूंज रही थी।